वरिष्ठतम कथाकार हिमाचल के सर वाल्टर स्कॉट, आदरणीय डॉक्टर गंगाराम राजी जी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित झीनी झीनी बीनी चदरिया और जहरबाज जैसी कालजयी कृति के साहित्य के बिस्मिल्लाह आदरणीय प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, आज के सभा सिरमौर प्रिय कवि गणेश गनी जी, पहाड़ की ध्वनियों को अपनी रचनाओं में हस्तांतरित करने वाले कथाकार और हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष श्री एस.आर. हरनोट जी, ओकार्ड के निदेशक श्री राकेश गुप्ता जी, साहित्य और सिनेमा दोनों में अपनी पैठ रखने वाली मोहरा और मलाना क्रीम जैसी चर्चित पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी, समकालीन कविता की गहरी पकड़ रखने वाले प्रिय मुकेश कुमार और इस सभा कक्ष में उपस्थित मेरे तमाम समान धर्मी साथियों, सम्मानित रचनाकार के संबंध में आज के मुख्य वक्ता ब्यूरोक्रेसी की बंजर जमीन पर साहित्य के बीज उगाने वाले प्रिय डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने बहुत कुछ सम्मानित कवि के संबंध में सिलसिलेवार तफसील से जानकारी प्रस्तुत कर दी है। फिर भी मैं इतना कह सकता हूं मित्रों कि गणेश गनी के साथ होना कविता की पाठशाला के साथ होना है, गणेश गनी के साथ होना दादी नानी के शीशे जड़ित पुश्तैनी बस्ते के साथ होना है, गणेश गनी के साथ होना पत्रकारिता और संपादन की सत्यनिष्ठ परिभाषा के साथ होना है, और गणेश गनी के साथ होना कच्चे घरों की मिट्टी की छत पर सपने सुखाते एक मनुष्य के साथ होना है। मित्रों, 30 बरस पहले पांगी का एक युवक अखंड चंडी महल की दीवारों को लांघकर शिखर दोपहर में अपने हाथों में अनगिनत सपनों का वीआईपी ब्रीफ केस लेकर गुलमोहर के शहर चंडीगढ़ चला जाता है। कुछ वर्ष उस शहर में बिताने के बाद वह युवक धरती का भूगोल और बाजार का बीज गणित सीखकर कुल्लू लौट आता है। इस बार कुल्लू लौटा हुआ वो युवक गणेश दत्त भारद्वाज नहीं था, अपनी विलायती पतलून में कविता के बीज लेकर आने वाला वह गणेश गनी था, जिसे आज सम्मानित करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, 40 बरस पहले सन 1984 में
प्रतिमान प्रकाशन इलाहाबाद से कथाकार काशीनाथ सिंह जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, आलोचना भी रचना है। उस पुस्तक की भूमिका में, जिसे उन्होंने निवेदन शीर्षक दिया है और जो मुश्किल से 11 या 12 पंक्तियों की है, उसमें वो लिखते हैं, उसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को मैं ज्यों का त्यों आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। उस पुस्तक की प्रथम पंक्ति में वे लिखते हैं कि इस किताब में मेरी कुछ आलोचना नुमा रचनाएं हैं या रचना नुमा आलोचनाएं हैं। और अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि इस किताब को यह सोचकर पढ़ना कि इसका लेखक कोई आलोचक नहीं अपितु एक रचनाकार है। बहुत कुछ वैसा ही प्रयोग अभी 7 वर्ष पूर्व या उससे एक कदम आगे बढ़कर गणेश गनी ने किससे चलते हैं बिल्ली के पांव पुस्तक के द्वारा किया। जिसमें उन्होंने कुछ किस्सों और कहानियों के द्वारा अकादमिक आलोचना की शुष्कता और उबाऊपन पर एक करारा प्रहार किया है। जितनी बार मैं वह पुस्तक पढ़ता हूं, उतनी ही बार मुझे यह भी लगता है कि गणेश गनी पहाड़ के विजयदान देता है। गणेश गनी यही नहीं रुके, उससे आगे बढ़कर रोला बार्थ, देरदा और फूको के औजारों को ताक पर रखकर अपने किस्सों और कहानियों को लोक राग और लोक आग की बोरसी पर तपाकर इन्होंने कम से कम 80 कवियों की कविताओं का विश्लेषण अपनी 3 अन्य पुस्तकों में किया है। मित्रों, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि कात्यायनी, अनामिका और सविता सिंह पर तो इस देश के अनेकों लोग लिखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की शैलजा पाठक पर गणेश गनी ही लिख सकता है। वाह सर। यही नहीं मित्रों, अरुण कमल और अग्निशेखर पर दर्जनों लोग लिखते हैं, लेकिन जब्बलपुर के असंग घोष, जो बचपन में अपने पिता के साथ जूते गांठने का काम करते रहे हैं, उस पर केवल और केवल गणेश गनी लिख सकता है। लेकिन मित्रों, गणेश गनी तो मूलतः कवि है और हमारे समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी कवि हैं। मैं इनको कविता की तीसरी आंख का कवि कहता हूं। एक ऐसा कवि जो पेड़ों की जड़ों के कानों में अपनी कविताएं सुनाता है। मित्रों, एक अद्भुत, विलक्षण, प्राज्ञ और लोकोत्तर कवि गणेश गनी है। एक ऐसा कवि जो संजय कुंदन, विहाग वैभव, अनुज लुगन, अच्युतानंद मिश्र, बहादुर पटेल, जयप्रकाश मानस
हीरालाल नागर, जितेंद्र श्रीवास्तव को क्रॉस करके न केवल हिंदी कविता में अपितु भारतीय कविता में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। लेकिन मेरी इस बात को, मेरे इस वाक्य को देश की राजधानी में बैठने वाले साहित्य के पटवारी ना तो कभी अपनी खाता खतौनी में दर्ज करेंगे और ना ही कभी इस वाक्य को उद्धृत करेंगे, क्योंकि गणेश गनी उस गिरोह या उस सिंडिकेट के सदस्य नहीं है। मित्रों, मैं जानता हूं कि साहित्य के ये तहसीलदार एक रात में किसी को भी मुक्तिबोध बना सकते हैं और अगले ही दिन किसी कवि की मौलिक कविताओं को झूठी या चोरी की कविताएं कहकर उसके कवि की हत्या कर सकते हैं। लेकिन गणेश गनी के कवि और आलोचक दोनों को इन दुर्भिक्ष संधियों से भी लड़ना आता है। और मैं कहना चाहूंगा कि उन जैसे तमाम रचनाकारों को इन दुर्भिक्ष संधियों के साथ लड़ना सीख लेना चाहिए। मित्रों, कविता अमर उजाला या दैनिक जागरण या हिमाचल दस्तक का संपादकीय नहीं होती। जैसा कि इधर प्रकाशित अधिकतर कविताएं बड़े बड़े प्रकाशकों के यहां से भी जो पुस्तकों के माध्यम से कविताएं आई हैं वो इसी तरह की हैं। कविता एक सृजनात्मक बौद्धिक दस्तक होती है, एक अंतहीन विचार यात्रा होती है और जिसका कि सबसे सुंदर उदाहरण गणेश गनी की कविताएं हैं। आज का ये अवसर, आज का ये समय गणेश गनी की कविताओं की विस्तृत व्याख्या करने का नहीं है। आज का ये दिन, आज का ये क्षण उनको मुबारकबाद देने का दिन है। फिर भी अपनी बात को अल्प विराम देने से पहले मैं एक प्रसंग अवश्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व, इस बात को शायद 2 महीने भी नहीं हुए, यहां एक आयोजन हुआ, साहित्यिक आयोजन, जिसे मैंने फेसबुक पर देखा। उसमें यहां के एक वरिष्ठतम रचनाकार, जो वय क्रम की दृष्टि से मुझसे 2 वर्ष बड़े हैं, उन्होंने एक बहुत ही गजब की दिलचस्प और बौद्धिकता से संपन्न टिप्पणी की। मैं उसी टिप्पणी को आपके साथ हूबहू साझा करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे होंगे और उनकी उस टिप्पणी सुनने के बाद आप सभी के मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रिया रही होगी। किंतु जिस दिन से मैंने उस टिप्पणी को सुना है, मुझे बार बार उनकी वो टिप्पणी परेशान कर रही है। उनका कहना था कि आजकल हमारे देश में कवियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि आज कोई भी स्वयं को कवि नहीं कहलाना चाहता। इससे आगे बढ़कर उनका कहना था कि कवि कहना एक अत्यंत अपमानजनक शब्द हो गया है। मुझे उनकी ये वाक्य, उनकी ये बात सुनकर हैरानी तो हुई ही, साथ ही गुस्सा भी आया।
मित्रों, बहुत समय पहले कुछ ऐसी ही बात धूमिल के एक मित्र ने उनको पत्र द्वारा लिखी थी। उस पत्र में धूमिल के मित्र ने लिखा कि आजकल घर घर कुत्ते की तरह कवि हो गए हैं। और जानते हो मित्रों, धूमिल ने क्या उत्तर दिया था? मैं हूबहू उन्हीं के शब्दों को आपके सामने उद्धृत करूंगा। धूमिल का कहना था, आजकल घर घर कुकर की तरह कवि हो गए हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम हर गूंगे बहरे घर के पास एक कमजोर मरियल ही सही, कम से कम गुर्राने वाली, चेतावनी देने वाली जागती आवाज तो रहेगी। मित्रों, गणेश गनी की कविताएं भी जागती आवाज ही हैं। अंतर केवल इतना है कि वे गुर्राती नहीं, हमारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं और हमसे कहती हैं, कविता की पंक्तियां हैं, कविता रोटी नहीं सुकून देती है, कविता रोटी नहीं सुकून देती है, कविता की चट्टान को जितना तोड़ोगे वह और सुंदर दिखेगी और हमारे पोर पोर में समा जाएगी। बहुत समय पहले जब गणेश गनी का पहला कविता संग्रह आया था, वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता, उस समय मैंने गणेश गनी पर एक कविता लिखी थी जो मेरे कविता संग्रह उम्मीद का पेड़ में शामिल है। और आज के इस उपलक्ष्य पर, जो कि गणेश गनी के लिए भी एक सरप्राइज है, क्योंकि आज का ही मुझे लगता है इन कविताओं को सुनाने का उपयुक्त अवसर है। गणेश गनी, जब पहली बार गए तुम कारबूजिए के शहर में, तुम ले गए अपने साथ छोटी सी डिबिया में पहाड़ का आत्मविश्वास, चंद्रभागा की तरलता। तुमने सुनाई सुखना झील को चंद्रा और भागा की दोस्ती की कहानियां, सुनाया पांगी के पहाड़ का दर्द, बर्फ में दबे खेतों की तकलीफ। नेक चंद के गांव में भी खटखटाए तुमने अनेक दरवाजे, ढूंढते रहे पांगी का तारों भरा आकाश, ढूंढते रहे शौर का इंद्रधनुष। चाय घर के ठाकों में भी नहीं भूले तुम रावी चिनाब के पुल की पुकार। एक दिन जब लौटे पहाड़ पर, तुम ले आए अपने बस्ते में पाव भर कुमार विकल का शहर। थोड़े से धूप में तपते गुलमोहर के रंग, ढेर सारे सृजन के बीज, कविता का विज्ञान, शब्दों की मुस्कान। ले आए सुखना झील के नौका विहार की कहानियां, ले आए अनगिनत सपनों के हरे हरे पत्ते, और ले आए पहले प्यार का अरुण कमल। तुम्हारे लौटने पर सबसे ज्यादा खुश हुई विपाशा, वह कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। पूछती थी हर रोज आते जाते लोगों से, क्या देखा है किसी ने उसके कवि को। कहती थी बार बार, वो आएगा जिस दिन हम दोनों खेलेंगे सांप सीढ़ी का खेल, सिलेंगे नए पुराने शब्दों का लेवा, सिलेंगे नए पुराने शब्दों का लेवा। हम बदलेंगे कविता के कपड़े,
और चांद को चिमटे में पकड़कर ले आएंगे जमीन पर। मैंने कब से संभाल कर रखा है कहानियों का संदूक। केवल और केवल वही जानता है, केवल और केवल वही जानता है, मछली के गले में नदी बहती है और बैल अपने खुरों में खेत रखता है। हम तोड़ेंगे फौलादी चट्टाने, हम तोड़ेंगे फौलादी चट्टाने, सभी मौसम उड़ने लगे अपने मजबूत परों के साथ। शामिल हो जाएं तमाम पहाड़ सांप सीढ़ी के खेल में। मैं जान चुका हूं तुम विपाशा का विश्वास हो गणेश गनी, खूबसूरत कविताओं का श्वास हो। सच कहूं तो सृजनात्मक आलोचना की बहुत बड़ी आस हो। गणेश गनी, मेरी तरह तुम भी नहीं समझ सके आज तक टोपियों की भाषा। तुम पहनाते रहे बार बार टोपियों में शौर की शराफत। हस्तिनापुर पहुंचने से पहले ही भूल गई टोपियां गणेश गनी की कविता। मुश्किल, बहुत मुश्किल है टोपियों पर विश्वास करना। मुश्किल, बहुत मुश्किल है टोपियों पर विश्वास करना। इस पशु समय में लूट सकते हैं वे सब कुछ, पर नहीं लूट सकते तुम्हारी शब्द संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी लोहे की कविता। अगली बार आए जब वे पहाड़ पर, तुम दूर से दिखाना उनको यूनम की आंखें। अगली बार आए जब वे पहाड़ पर, तुम दूर से दिखाना उनको यूनम की आंखें। अब कह देना सरिता सैल की आवाज में, कर्नाटक की एक कवित्री है, कह देना सरिता सैल की आवाज में, नदी को समझने के लिए खुद पानी होना पड़ता है, पहाड़ को जानने के लिए पहाड़ होना पड़ता है, अब बर्फ ढके खेतों में आग बोना पड़ता है। और उसका शीर्षक था कविता के लोकतंत्र पर राजा का हमला। तुम रहते हो वहां जहां रहते हैं तरह तरह के देवता, आते हैं साल में एक बार रथ में सवार लोगों के कंधों पर, देखते हैं बाजार, बाजार की रौनक। तुम रहते हो वहां जहां है बेशुमार नदियों के घर, जहां रोहतांग की रिश्ती हुई तकलीफ पर मस्ती में झूमते हैं यायावर। तुम रहते हो वहां जहां उम्र भर भेड़ लड़ती है मौसम के खिलाफ, देवता नहीं जानते भूख की भाषा, निर्धनता की वर्णमाला। वे तो हैं राजा, राजा जानता है बस फरमान जारी करना। वो जानता है बस फरमान जारी करना। काश उसे भी सिखाया होता किसी ने सांप सीढ़ी का खेल, समझ में आती उसे पराजित होने की पीड़ा। तुम रहते हो वहां जहां बर्फ कटे पैर उगाते हैं जौ के सत्तू, मां सहलाती है प्रतिदिन मनोठी की पीड़ा। जब किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर, तब ठांगी तोड़ते ऊन काटते ही कट जाती है पूरी रात। गणेश गनी, तुम रहते हो बादलों के घर में बर्फ की बुआ के पास। तुम सीख कर आए हो मां के गर्भ से मौसम के खिलाफ लड़ना। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा दोगे राजा को सांप सीढ़ी का खेल। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा दोगे राजा को सांप सीढ़ी का खेल। तुमने सीखा है बचपन से बिना पुल के नदी पार करना, कर चुके हो पार अब तक कई नदियां। तुम्हारी कविता में सुनाती हैं नदियां तरह तरह के किस्से, गुनगुनाती हैं धरती का गीत। नदियां पृथ्वी की पाठशाला हैं, नदियां हैं जीवन का राग, और सूख रही हैं नदियां धीरे धीरे।
सूख रहा है जीवन, सूख रही है कविता। तुम जानते हो किस्सों को पट्टू में छुपाने की कला, और जानते हो कागज के जहाज उड़ाना। तुम जानते हो शब्दों की भाषा की मरम्मत करना। सच कहूं, तुम कविता के कारीगर हो। सोचो मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से सोचो राजा को सांप सीढ़ी का खेल सिखाने के बारे में। सोचो कि कविता की पाठशाला खुलने का समय हो गया है। सोचो देवताओं के फरमान के बारे में कि चांद के पर घर बनाने का समय आ गया है। चलो चलें मौलाना की थोड़ी सी आग लेकर और बसाएं कविता का नया लोकतंत्र। मैं कुल्लू, ऊन कातती उंगलियों की धड़कन, हर शॉल में लिपटी मनुष्य की भूख, कभी ना बंद होने वाला विपाशा का क्रंदन, बिजली महादेव की अबूझ पहेली हूं। मैं हूं रघुनाथ की पालकी, भविष्य के उत्तर ढूंढते युवाओं का ढालपुर। मेरे पास भी है एक गांधीनगर, जहां लोगों ने कभी नहीं सुनी गांधी की आवाज। मैं शमशी के धागों में उलझी अनुपस्थित आवाज हूं। मैं हूं पट्टुओं की गर्माहट और गणेश गनी की कविताओं की आहट। मैं कुल्लू, पहाड़ में छुपी आग हूं। देखना चाहते हो तो मणिकरण आओ, मैं वहीं खौलते हुए गर्म पानी में मिलूंगा। चावल को भात में बदलता और शब्द को गुरुवाणी बनाता। मैं कुल्लू, पार्वती की पर्वत पीड़ा, रोहतांग का पिघलता हुआ दर्द, खुरला के बच्चों की पीठ पर नाचता। खुरला वो जगह जहां पर इनका स्कूल है। खुरला के बच्चों की पीठ पर नाचता देश का इतिहास हूं। मैं गणेश कैलाश के सपनों में उड़ता कुल्लू हूं। मैं जितना बच्चों के बस्तों में हूं, उससे कहीं अधिक गनी के किस्सों में हूं। मैं कुल्लू, खुमानी की खटास, सेब की मिठास, अनार के पेड़ों की आस हूं। व्यास के किनारों की प्यास हूं। मैं कुल्लू, अंतिम पंक्ति को सुनिए। मैं कुल्लू, कुल्लुई टोपी का मनुष्यों के सिर पर पहना पहाड़ का विश्वास।